हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस का ट्यूमर एंड दिस इज रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, लास्ट हमने स्पीड पढ़ा था, वेलोसिटी हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। ठीक है, तो देखो स्पीड हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, चाल और वेग, डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। चाल, वेग, दूरी और विस्थापन। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? त्वरण, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? त्वरण, एक्सीलरेशन। तो देखो बच्चों, एक्सीलरेशन से आपको एक शब्द दिमाग में आ रहा होगा, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर सुना ना इसको आपने? एक्सीलरेटर। बिल्कुल, जब आप गाड़ी चलाते हो, जब बाइक चलाते हो, तो एक्सीलरेटर को आप बढ़ाते हो, घुमाते हो। क्या करने के लिए? स्पीड को बढ़ाने के लिए। ये जो एक्सीलरेटर आप यूज करते हो, एक्सीलरेट करना मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। ठीक है, तो स्पीड बढ़ा दिया आपने, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो यानी इसमें क्या कर दिया? स्पीड में चेंज कर दिया। स्पीड में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। भाई अगर मान लो गाड़ी आपकी मान लो 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, ठीक है, आप देख रहे हो भाई हाईवे है, स्पीड बढ़ानी है, तो आपने मान लो 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो ऐसे सोचे से थोड़ा होती है स्पीड तेज। क्या करना पड़ता है? एक्सीलरेट करना पड़ता है। ऐसे हम जब कार ड्राइव करते हैं तो उसमें भी एक्सीलरेटर होता है, ठीक है ना, तो वहां एक्सीलरेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक्सीलरेटर क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, और अगर उसे आप डाउन करोगे तो स्पीड कम भी हो जाएगी। तो स्पीड में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो देखो, त्वरण का मतलब क्या है? त्वरण को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि किसी कण का, किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का t1 समय पर मान लो वेग कितना है? v1। यदि किसी वस्तु का t1 समय पर वेग है v1, ठीक है, में गाड़ी हम चला रहे हैं, तो अलग अलग समय पर अलग अलग हमारी स्पीड है। तो t1 हमने कोई समय नोट करा, उस पर वेग कितना है? v1। ऐसे बच्चों t2 समय पर वेग कितना है? v2। ठीक है, तो कह रहा है वेग में परिवर्तन की दर, तो क्या बनेगा हमारा त्वरण? ये त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। अब इस दर का मतलब क्या होता है? इस दर का मतलब क्या हो गया कि त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन। भाई कितना परिवर्तन हुआ और कितने समय अंतराल में हुआ? वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम डिफरेंस। तो त्वरण का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो देखो बच्चों, त्वरण को हम स्मॉल a से शो करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है स्मॉल a, एक्सीलरेशन। त्वरण को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल a से। तो देखो वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1, और समय अंतराल कितना?
T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला किसका मिल गया हमें? त्वरण का, कि A इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। यानी एकांक समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ है वही क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो A इज इक्वल टू A से इसे हम शो करते हैं। तो हमने सीख लिया है कि यह कैसी राशि होती है? यह सदिश राशि होती है। यह सदिश राशि होती है, और सदिश होता है तो इसकी दिशा कहां होती है? यह सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वेग की दिशा में नहीं होती, वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। यह सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के अनुदिश होती है। त्वरण कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है जिसकी जो डायरेक्शन है वेग में परिवर्तन, वेग अलग है और वेग में परिवर्तन अलग है, तो वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। ठीक है, तो ये हमें सीख लिया है कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका ऐसा ही बोल दो, ये क्या बोल देते हैं? एम के एस। इसका ऐसा या एम के एस मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सीजीएस की बात करोगे तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही एमकेएस मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं वेग में परिवर्तन, तो वेग ही तो होगा, वेग में परिवर्तन मतलब मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड। समय अंतराल समय ही होगा, तो सेकंड स्क्वायर आ गया, तो इसका मात्रक क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा क्या होगी? L1 T माइनस 2। विमा क्या हो गई बच्चों? L1 T माइनस 2। ये क्या हो गया? इसकी विमा। ठीक है, तो क्योंकि त्वरण देखो सदिश राशि है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। इसका मान धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। तो इसको भी सीख लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो से क्या मतलब है। देखो, यदि मान लो यदि किसी कण का वेग नियत है, यदि किसी कण का वेग क्या है? नियत है, तो अब जो वेग नियत है, यदि वेग में परिवर्तन जीरो होगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वेग अगर नियत है तो त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। तो जीरो एक्सीलरेशन, त्वरण शून्य का मतलब क्या है? कि भाई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, वेग क्या है? नियत। ठीक है, मान लो धनात्मक त्वरण की बात करें, तो धनात्मक त्वरण का मतलब होता है कि वेग बढ़ रहा है, वेग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो धनात्मक त्वरण का मतलब होता है वेग बढ़ रहा है। और बच्चों ऋणात्मक त्वरण की बात करें, ऋणात्मक त्वरण इसका मतलब होता है बिल्कुल कि वेग में कमी होना। तो ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मंदन, डीएक्सीलरेशन। तो ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में कमी होना, वेग में कमी।
तो इंपॉर्टेंट बातें आप सीख गए हैं कि अगर जीरो एक्सीलरेशन है, त्वरण जीरो है, तो वेग नियत होगा। या मैं ऐसा बोल सकते हैं कि किसी कण का अगर वेग नियत है तो उसका त्वरण जीरो होगा। वेग बढ़ रहा है, त्वरण पॉजिटिव होगा। वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो त्वरण की दिशा क्या होती है? वेग में परिवर्तन के अनुदिश। क्लियर है? और देखें, देखिए मैंने आपसे कहा एक समान त्वरण क्या होगा? एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो एक समान त्वरण, अब हमें पता है कि जो त्वरण है वो कैसी राशि होती है? सदिश। सदिश का मतलब कि भाई परिमाण के साथ साथ, परिमाण का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान। परिमाण का मतलब क्या है भाई? संख्यात्मक मान। तो त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण की बात करें, परिमाण संख्यात्मक मान हमें लिख दिया कि परिमाण के साथ साथ इसमें और क्या होती है? दिशा होती है। तो एक समान कब होगा? जब परिमाण और दिशा दोनों क्या रहे? समान रहे। कि परिमाण एवं दिशा दोनों समान रहे, तो आप कहोगे कि कण का त्वरण कैसा है? एक समान है। समझ गए? तो एक समान त्वरण का मतलब हो गया कि अगर किसी कण के त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों समान है तो वो क्या कहलाता है? एक समान त्वरण। अब इसी से आप समझ सकते हैं असमान त्वरण क्या बोलते हैं? असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण। असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण। अब इस असमान का मतलब क्या होता है? कि परिमाण और दिशा दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों में क्या हो रहा हो? परिवर्तन हो रहा हो। परिमाण एवं दिशा, क्योंकि सदिश राशि है, सदिश में दोनों हमारे पास क्वालिटी होती है, परिमाण और दिशा। तो असमान त्वरण का मतलब है परिमाण एवं दिशा दोनों में से कोई भी एक अथवा दोनों क्या हो? परिवर्ती हो। या तो परिमाण समान नहीं है, दिशा समान है, या परिमाण समान है, दिशा समान नहीं है, या फिर दोनों ही असमान है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? असमान त्वरण। ठीक है? और जो आप निकालते हैं औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन, तो औसत त्वरण का मतलब इसको बोलेंगे ए एवरेज। ठीक है? ए एवरेज। तो क्या होता है कि कुल वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये औसत वेग होता है डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। ये डेल्टा परिवर्तन को शो करता है। तो औसत त्वरण का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो कुल वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ऐसे हम तात्क्षणिक त्वरण की बात करें, तात्क्षणिक, तो बच्चों तात्क्षणिक त्वरण का मतलब है किसी अल्प समय पर, किसी क्षण पर, तो उसको हम क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt। लिखते हैं बच्चों तात्क्षणिक त्वरण को ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt। इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। पढ़ेंगे अवकलन को, तो अभी तो आप ध्यान रख लो ए बराबर क्या होता है? डीवी अपॉन dt। ठीक है? तो देखो हम तात्क्षणिक त्वरण को और रूप में भी लिख सकते हैं। मान लो आपको विस्थापन दिया हुआ है,
विस्थापन x और समय t में आपको संबंध दिया हुआ है, ठीक है, विस्थापन x और समय t में आपको संबंध दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप त्वरण कैसे निकालोगे, त्वरण कैसे निकालोगे, क्योंकि हमें तो वेग में परिवर्तन की दर है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, क्या बोलते हैं, dv अपॉन dt। इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग v का समय t के सापेक्ष अवकलन। तो हमें पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि v क्या होता है, dx अपॉन dt, v क्या होता है, dx अपॉन dt। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो संबंध दिया हुआ है वो x और t में दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो v को हमें x में चेंज करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो बच्चों यहां से जो त्वरण होता है, देखो इसका मतलब हो गया x का t के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन। फिर इस पूरे का दोबारा t के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन, यानी x का दो बार क्या हो रहा है, अवकलन। तो बच्चों इसको लिखते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी x का दो बार क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हमारे पास है। और देखें, देखो आपको दिया हुआ है जो कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो इसको बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dx और dx अपॉन dt। कोई फर्क पड़ेगा, देखो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, वही dv अपॉन dt बच गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन a इज इक्वल टू, अब आपको पता है dx अपॉन dt तो होता है v, तो एक फॉर्मूला ये मिल गया आपको कि v dv अपॉन dx। जब आपको v और x में संबंध दे रखा हो तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो कितने फॉर्मूले हो गए त्वरण के, तीन फॉर्मूले हो गए। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, d2x अपॉन dt स्क्वायर या v dv अपॉन dx। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कल मैं सिखाऊंगा आपको। अभी तो आप ध्यान रखें कि d अपॉन dt, यानी d जो है वो किसको शो कर रहा है, डिफरेंशियल को शो कर रहा है, अवकलन को शो कर रहा है। क्लियर है, ओके। चलो क्वेश्चन लेते हैं आपका। तो हमने पढ़ लिया है वेग, विस्थापन, दूरी, त्वरण, चाल। तो चलो इन पर एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके और क्लियर हो जाएगा। तो देखो न्यूमेरिकल करने से ही क्वेश्चन क्लियर होता है आपकी, यानी कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी, क्योंकि आपको पता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो देखो इसको करके देखते हैं कि कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है। कोई कार जो है वो एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है। आगे क्या कह रहा है, एक चित्र बनाएंगे आपको। तो क्या कह रहा है कि कार बिंदु O से चलकर, अभी बनाएंगे उसमें आपको बिंदु O दिखाएंगे। कार O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है। कार O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है। फिर इस तरह आपको क्वेश्चन दे रखा है, फिर 6 सेकंड में Q पर वापस आ जाती है, Q पर वापस आ जाती है। फिर 6 सेकंड में Q पर वापस आ जाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कार के औसत वेग
कार के औसत वेग तथा औसत चाल की गणना कीजिए। औसत वेग तथा औसत चाल की गणना करनी है आपको। गणना करो। तो इसमें कुछ कंडीशन हमें दे रखी है। जब, तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि कार ओ से पी तक जाती है। ये कह रहा है कि जब कार ओ से कहां जा रही है, पी तक, तब बताओ औसत वेग और औसत चाल। और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जब यह ओ से पी तक जाकर पुनः क्यू पर वापस आ जाती है। ओ से पी तक जाकर पुनः कहां पर वापस आ गई, क्यू पर वापस आ गई। तो ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, हम इसको पहले चित्र बनाएंगे, फिर आपको क्लियर होगा कि कौन सा ओ, पी और क्यू पॉइंट है। देखो इस तरह आपको पॉइंट दिए हुए हैं। ये सरल रेखा हो गई हमारे पास एक, ठीक है। और आपको इस तरह पॉइंट दिया हुआ है कि ओ पॉइंट तो आपका 0 पर है। ओ पॉइंट ये 0 पर है और यहां आपको 40-40 का अंतर दे रखा है। तो 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, ठीक है। और आगे भी दिया हुआ है पॉइंट आपको। पी पॉइंट है 360 पर, 280, 320 और ये 360, ये पी पॉइंट है, ठीक है। पी तक काफी है। हमें पी तक क्या दे रखा है, 360। शायद आपको दिख नहीं रहा है, इसको मैं यहां बनाता हूं। देखिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो ये मानो हमारा ओ पॉइंट है 0 पे, ठीक है। तो ये 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, ठीक है। ये एक्सेस आपको दे दिया, ये मीटर में है सब। तो ये पी पॉइंट आपको दे रखा है 360 पर, पी पॉइंट दे रखा है, ठीक है। पी पॉइंट 360 पे दे रखा है। और जब आप विपरीत दिशा में जाओगे 240 पर क्यू दे रखा है, ठीक है। पॉइंट आपको बना के चित्र दिया हुआ है। और यहां पर -120 पर, मैं लिख देता हूं यहां -120 पर आपको दे रखा है आर पॉइंट। -120 पर क्या दे रखा है बच्चों, आर पॉइंट दे रखा है। और ये -x डायरेक्शन है। तो ये चित्र आपको दे दिया, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चित्र क्लियर हो गया, क्लियर है ना, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पहली वाली कंडीशन क्या है, ओ से पी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार ओ से चलकर 18 सेकंड लेती है पी तक पहुंचने में, फिर 6 सेकंड में क्यू पर वापस आती है। यानी पहले कार जाती है कहां से कहां, ओ से चलकर पी तक पहुंची, टाइम कितना लिया 18 सेकंड। फिर पी से लेकर क्यू पर आती है, टाइम कितना लिया 6 सेकंड। तो हमें पहले ओ से क्यू की बात करनी है। तो पहला हमारा केस क्या है, ओ से पी तक की स्थिति हमें लेनी है। तो ओ से पी तक हमें निकालना है औसत वेग और औसत चाल। अब बताओ ओ से लेकर पी, ओ से लेकर पी। तो ओ से लेकर पी में औसत चाल की बात करूं, औसत चाल। तो बताओ बच्चों औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का मतलब हो गया कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी दूरी कितनी हो गई 360 मीटर। ये हो गया देखो वी एवरेज। कुल दूरी कितनी 360,
और ओ से लेकर पी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? 18 सेकंड। 18 सेकंड लग रहे हैं। तो यानी औसत चाल की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 18 दूनी 36, यानी 20 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये तो क्या भाई? औसत चाल। क्लियर है? अब बात करें ओ से लेकर पी तक हम औसत वेग की। तो बच्चों औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? ओ से लेकर, अरे आपको बात समझ में, ओ से लेकर पी तक हमें जब औसत चाल निकाली है तो ओ से लेकर पी तक कुल दूरी देख लो कितनी है भाई। कुल दूरी है ओ से लेकर पी तक की दूरी, वो आपको 360 पे है, पी पॉइंट ओ पॉइंट 0 पे है, तो दूरी 360 मीटर हो गई और टाइम कितना लिया? 18 सेकंड। तो ओ से लेकर पी तक औसत वेग की बात करें तो बच्चों औसत वेग का मतलब होता है कि कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग का मतलब क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब आप देख रहे हैं ओ और पी, तो विस्थापन मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति किस पे? 360 पे। प्रारंभिक स्थिति 0 पे। तो 360 माइनस 0, तो बात वही है, 360 माइनस 0। कुल समय कितना लिया? 18 सेकंड। तो ये तो सेम आ गया कि 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ओ से लेकर पी तक तो औसत चाल भी 20 मीटर पर सेकंड है और औसत वेग भी 20 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? चलो अब आ जाओ ओ से पी और पी से क्यू। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं कि टाइम है 6 सेकंड। ये ध्यान रखना कि फिर 6 सेकंड में क्यू तक आ रही है। तो हमें दूसरी कंडीशन लेनी है ओ से पी और पी से क्यू। तो वी हैव सेकंड कंडीशन कि ओ से लेकर पी पे गया, फिर पी से लेकर क्यू पे वापस आया। ठीक है? ये क्लियर है, दिया हुआ है कि ओ से पी तो कितना टाइम लगता है? 18 सेकंड, और पी से क्यू से टाइम कितना लगा? 6 सेकंड। क्लियर है ना? तो चलो बताओ ओ से पी, पी से क्यू। तो बच्चों औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल एवरेज स्पीड, यानी वी एवरेज, वही कुल दूरी बटा कुल समय। अब ओ से पी और पी से क्यू, तो भाई पहले वो ओ से पी गया तो ओपी दूरी चली, फिर पी से क्यू गया तो पी क्यू दूरी चली। ठीक है? टाइम कितना? ओ से पी गया तो 18 सेकंड और पी से क्यू गया तो 6 सेकंड। तो बताओ ओपी कितना? ओ से लेकर पी तो है 360 और पी क्यू कितना? अब यहां गलती मत करना, बताओ पी क्यू कितना? देखो पी किस पे पर है? 360, क्यू किस पर है? 240। तो बताओ 240 पे है क्यू और पी है 360, तो कितनी दूरी आएगी ये? ओपी प्लस पी क्यू कितना हो गया? 120। भाई 240 पे क्यू है हमारा, देखो, और ये पी 360 पे है, तो पी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है? 120। ठीक है? 360 माइनस 240, 120 बड़ा कितना आ गया? 18 6 24। तो आप देख रहे हैं इस वाले केस में वी एवरेज तो 360, तो कितना हो गया? 480 बटा 24, 24 48, यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये भी 20 मिल रहा है हमें, 20 मीटर पर सेकंड। चलो अब औसत वेग देखते हैं। औसत वेग, तो औसत वेग का मतलब वी एवरेज तो कुल विस्थापन। तो यहां क्या लेना होता है? हमें विस्थापन लेना होता है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं कि कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। अब बच्चों कुल विस्थापन का मतलब क्या होता है? कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये तो होता है कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। तो अब देखो ओ से पी, पी से क्यू, तो ये ओ तो कौन सा हो गया? ये हो गई प्रारंभिक स्थिति। भाई क्यू क्या हो गई? अंतिम स्थिति, क्योंकि लास्ट में तो क्यू पे पहुंच रहे हैं, तो हमें केवल अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति से मतलब है। अब चाहे किसी भी रास्ते पे आया हो, तो ओ से लेकर क्यू की बात करें तो आप देख लो ओ हमारा 0 पर है, क्यू 240 पर है।
तो Q 240 पर है, तो अंतिम स्थिति 240, प्रारंभिक स्थिति 0। और टाइम कितना लगा उसे? टाइम कितना लगा? समय अंतराल कितना हुआ? ये 18 और ये 6, तो टाइम तो बढ़ रहा है, यानी वो 24 सेकंड में था, क्योंकि वो जो O से P गया तो 18 सेकंड पे था, P से Q हुआ तो 6 सेकंड और हो गए, तो टोटल टाइम तो कितना है? 24 सेकंड। 24 सेकंड यानी आ गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये है औसत वेग। ठीक है बच्चों, हमने आज पढ़ा त्वरण के बारे में, और एक हमने आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल हमने सॉल्व करा। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।